हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और क्लास 10 के एग्ज़ाम के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। पर टेंशन मत लो, मैं लेकर आई हूँ सीबीएसई के सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को विद आसान जवाबों के साथ, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड। हो सकता है इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाएं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपका हर साल रिपीट होता है सीबीएसई के पेपर में। 2017, 18, 19, 20, 22 एंड 23 में ये रिपीट हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाती हैं। वो सन से लाइट एनर्जी लेते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। उसके बाद वो स्टोमेटा से CO2 लेते हैं और रूट की हेल्प से वो वाटर को लेते हैं, और इन सबको मिलाकर वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ आप इसका आंसर देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं, 6 CO2 मॉलिक्यूल्स लिए, 6 H2O के मॉलिक्यूल्स लिए, और सनलाइट की प्रेजेंस में उन्होंने क्या बना लिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बना लिया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपका डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ईयर्स में ये रिपीट हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस या तो नहीं होगी, होगी तो आपकी लेस अमाउंट में होगी, इसलिए इसमें आपकी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें आपकी CO2 की प्रेजेंस होती है, इसलिए इसमें मोर एनर्जी बनती है। यही आप अपने आंसर में लिख के आ सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन होती है और आपकी मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती या फिर कम होती है और इसमें आपकी लेस एनर्जी बनती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपका ह्यूमंस में होता है और आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका ईस्ट में होता है, प्लस आपका ह्यूमंस में भी होता है उनके मसल सेल्स में। जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हो उस टाइम पे आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड उसमें प्रोड्यूस होता है। आगे बात करते हैं हम, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, गिव एन एग्जाम्पल। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन फंस सकता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोले तो आपका जैसे प्लांट्स में पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। अब प्लांट्स को जो खाएगा उसके अंदर वो केमिकल्स जाएंगे, उसके बाद इनको कोई खाएगा तो उसके अंदर वो केमिकल जाएंगे, तो ऐसे करके वो केमिकल की जो अमाउंट है वो लास्ट वाले ट्रॉपिक लेवल में सबसे हाई देखने को मिलेगी। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में इसी चीज़ को समझाया गया है। जैसे कि आप इसको लिख के आ सकते हो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ अ हार्मफुल केमिकल्स इन ऑर्गेनिज्म एज वी गो हायर इन फूड चेन। जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे जो इसका एक्यूमुलेशन है इनका केमिकल्स का वो हाई आपका होता चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको बायो मैग्निफिकेशन में लिख के आनी है। इसकी आप एग्जांपल्स को देख सकते हैं। पेस्टिसाइड्स प्लांट्स में डाला गया, उसके बाद उनको हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स में उसका अमाउंट और ज़्यादा हो गया, फिर उसको कार्निवोर्स खाएंगे तो उनमें और ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ऐसे करके आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाएगा हर लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। रिफ्लेक्स एक्शन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन वो प्रोसेस होता है एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, यानी कि अगर आपका किसी गर्म चीज़ से हाथ लग गया तो आपको पता है कि आपका हाथ एकदम से पीछे आ जाता है, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड इसमें वर्क करती है। अब किस तरीके से वर्क होता है आप उसको ऐसे लिख के आ सकते हो, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ ऑटोमेटिक क्विक रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जैसे आपका स्टिमुलस हो गया यहाँ पे हीट, उसके बाद आपका कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब आपका एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, मैंने जो बताया, पुलिंग योर हैंड बैक व्हेन यू टच समथिंग हॉट। अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ लगा दोगे तो आपका हैंड अपने आप पीछे आ जाएगा। इसका आप पूरे चार्ट भी बना के आ सकते हो, जैसे कि आपके स्किन के रिसेप्टर्स हो गए, उन्होंने उसे डिटेक्ट किया, उसके बाद वो जाता है सेंसरी न्यूरॉन तक, फिर सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड तक, वहाँ पे आपका इसका पूरा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और उसको रिले न्यूरॉन यानी कि इंटर न्यूरॉन हम उसको बोल सकते हैं, इंटर न्यूरॉन को हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, और इंटर न्यूरॉन क्या करता है, उसको मोटर न्यूरॉन तक भेज देता है। यहाँ पे पूरा रेस्पॉन्स लेकर मोटर न्यूरॉन जाता है मसल इफेक्टर तक, और मसल इफेक्टर पे जैसे ही वो रेस्पॉन्स पहुँचता है तो आपका हैंड होता है वो
पीछे हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा का आपको रोल बताना है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये तो मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन होता है, बहुत प्यारा सा बॉन्ड होता है जो कि ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट्स को। जो मदर जो भी न्यूट्रिएंट्स लेगी वो अपने बच्चे तक पहुंचाएगी इसी प्लेसेंटा की हेल्प से। बच्चा जो भी अपना वेस्ट प्रोड्यूस करेगा उसको वो अपनी मदर तक पहुंचाएगा इसी प्लेसेंटा की हेल्प से। जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी या फिर बेबी का जो वेस्ट होगा वो सारा का सारा प्लेसेंटा की हेल्प से ही जाएगा। तो यही आपको लिख के आना है। द प्लेसेंटा सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर टू द फीटस एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस टू द मदर्स बॉडी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई आर ह्यूमन टेस्टीज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत इजी क्वेश्चन है कि वो टेस्टीज जो होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम में ही इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि आपका स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस का एक प्रोसेस होता है जो कि टेस्टीज के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अब जब वो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स फॉर्मेट होते हैं तो उनके लिए आपको बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, बट वो बॉडी के अंदर तो उसे मिल नहीं सकता। इस वजह से वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। यही रीज़न है इसका, सिंपल। Testes are located outside the abdominal cavity because sperms formation required or temperature lower than body temperature। 2 से 2.5 डिग्री भी आप लिख के इसमें आ सकते हो, ठीक है। इतना टेम्परेचर इससे कम चाहिए होता है। तो ये सिंपल सा आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको पता ही है कि हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो कि प्लांट्स को खाते हैं। अब प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो प्लांट्स की जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और आपको पता ही है आपका मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। तो इसकी लेंथ को ज़्यादा रखा गया है ताकि सेलुलोज का डाइजेशन अच्छे से हो पाए। तो इसलिए हर्बीवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कार्निवोर्स, ठीक है। तो इस वजह से यही एक सिंपल सा रीज़न है इसका, इसको आप देख सकते हो। हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट द सेलुलोज फ्रॉम द प्लांट बेस्ड फॉर फूड एफिशिएंसी। तो आप इस आंसर को लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर प्रोसेस बताना है आपको बर्डिंग का। आपको पता ही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है जो कि हाइड्रा के अंदर होता है बर्डिंग नाम का। तो जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी एक बर्ड निकली, इसी को इसलिए इसको बर्ड रखा गया, बर्डिंग। तो इसके अंदर एक बर्ड निकली, उसके बाद ये धीरे 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 ग्रो करना शुरू कर देगी और जैसे ही ये एक मैच्योर बर्ड बन जाएगी तो उसके बाद ये क्या कर देगी, इससे डिटैच हो जाएगी और यहाँ पे टूट के गिर जाएगी और ये अपना सॉइल में फिर से अपना अच्छे से अपना इंडिपेंडेंटली ग्रो होना शुरू कर देगी। तो इसी तरीके से सिंपल सा प्रोसेस है। एक पेरेंट हाइड्रा है, उसमें छोटी सी बर्ड निकली, वो मैच्योर हुई और वो उसके बाद मैच्योर होने के बाद वो घर से दूर चली गई, यानी कि अपनी मम्मी से दूर हो गई और अपना इंडिपेंडेंटली वो ग्रो करना शुरू कर दिया। तो ये एक सिंपल सा बर्डिंग का प्रोसेस है। तो आप इसमें लिख के आ सकते हो, इन हाइड्रा अ स्मॉल आउटग्रोथ और बर्ड डेवलप्ड ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा ग्रोज एंड डिटैच टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए, खुद का एक न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए उसने क्या किया, अपनी पेरेंट्स जो पेरेंट हाइड्रा था उससे वो डिटैच हो गई, मतलब दूर हो गई, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में क्या, डिकम्पोजर्स का वर्क क्या होता है आपको पता ही है, डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसको वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है, यानी कि उसको वो खाते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे मिलते हैं जैसे कि सेप्रोफाइट्स होते हैं आपके, उसी तरीके से। तो ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को इस तरीके से साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो ये आपको देख सकते हो, डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड प्लांट एंड एनिमल्स रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल फॉर द यूज़ ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके लिए खाद बना रहे हैं जिससे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये देखने को मिलता है क्योंकि इसमें मदर और फादर दोनों का आपका डीएनए आता है। अब ये होता है तो आपका क्या फ़ायदा होता है इससे, जैसे कि आपकी कोई स्पीसीज है, ये आपकी स्पीसीज है, अब मैं अलग कलर से बना रही हूँ और ये आपकी ऐसी स्पीसीज है जिनके अंदर वेरिएशन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले फेवरेबल कंडीशन थी यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल था, बट एकदम से यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया।
तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आई तो जिनमें आपका वेरिएशन आ गया था वही आपकी यहाँ पे जिंदा बचेंगी और बाकी सारी सबकी डेथ हो जाएगी। तो ये होता है आपका वेरिएशन का फ़ायदा, क्योंकि जो इनमें वेरिएशन आ गया था ये क्या कर गई, उस अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि हाई टेम्परेचर को ये झेल गई और इससे आपकी इनके सर्वाइबिलिटी में हेल्प हो गई। तो पहला आपका फ़ायदा क्या होता है, इसमें सर्वाइबिलिटी में आपका हेल्पफुल होता है। दूसरा आपका हेल्पफुल होता है इवोल्यूशन में, क्योंकि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन यानी कि कोई बदलाव आया। अब आप देख सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स से थोड़े ज़्यादा एडवांस हो, एक्सपीरियंस तो उनको ज़्यादा है बट आप वैसे ही टेक्नोलॉजी में उनसे ज़्यादा एडवांस हो, क्योंकि आपको जितना फ़ोन यूज़ करना आता है, फिर आप अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आता है, उतना आपके पेरेंट्स को नहीं आता है, और जितना आपके पेरेंट्स को आता है उतना उनके पेरेंट्स को नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका क्या देखने को मिला, इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ वेरिएशन। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये आंसर आप लिख के आ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऊपर देख ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का आपको स्ट्रक्चर समझाना है और उसका फंक्शन भी बताना है। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड आपका एक्सोन। अब इनका फंक्शन समझते हैं। जो डेंड्राइट्स होते हैं उनका काम होता है आपके सिग्नल को रिसीव करना, यानी कि एक न्यूरॉन से आपका दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को रिसीव करने का काम किसका होता है, डेंड्राइट्स का। सेल बॉडी का काम होता है उन सिग्नल्स को प्रोसेस करना, और एक्सॉन का काम होता है उस सिग्नल को प्रोसेस होने के बाद एक अपने न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने का। डेंड्राइट्स का होगा रिसीव करने का और एक्सॉन का होगा ट्रांसफर करने का, और सेल बॉडी का काम होगा उस सिग्नल को प्रोसेस करने का। ठीक है, तो ये काम इनका होता है। नेक्स्ट है आपका, वाई इज डीएनए कॉपिंग इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन। अब डीएनए कॉपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेरेंट्स से, जैसे आपका मेल हो गया, मेल पेरेंट फादर एंड फीमेल पेरेंट मदर, तो जब इनसे डीएनए जा रहा होता है तो वो कॉपिंग होती है, क्योंकि जायगोट में जो डीएनए जाएगा वो इन दोनों का जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो डीएनए होगा मदर का वो भी बेबी में जा पाए, और जो फादर का डीएनए होगा वो भी बॉडी में जा पाए। तो इस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं मदर और फादर के, वो दोनों के कैरेक्टर्स बेबी में देखने को मिले। तो यही आपका रीज़न होता है डीएनए कॉपिंग का। DNA copying ensure that the genetic information is passed from parents to offsprings maintaining species characteristics, यानी कि मदर और फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स बेबी में भी शो हो और उनके अंदर भी उनका जेनेटिक मटेरियल पास हो जाए। तभी तो कहते हैं आप ये अपने मम्मी पे गया है, अपने पापा पे गया है, तो उनकी DNA कॉपिंग होने के बाद उनके जेनेटिक मटेरियल बच्चे के अंदर भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि ये प्लांट्स में लीव्स पे प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करवाता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन बाहर आती है और CO2 आपकी अंदर जाती है। रेस्पिरेशन के टाइम पे आपकी O2 अंदर जाती है और CO2 आपकी बाहर छोड़ते हैं। प्लस आपका इसमें क्या काम होता है, वाटर, जैसे कि शाम के टाइम पे आपने देखा होगा आपकी लीव्स बहुत गीली गीली से आपको देखने को मिलेंगी। वो किस वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पे आपका वाटर वेपर्स की फॉर्म में आपका वाटर एक्सक्रीट हो जाता है लीव्स से। तो उसमें स्टोमेटा की हेल्प से ही ये काम होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, स्टोमेटा कंट्रोल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के टाइम पे आपका वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर बाहर आता है और आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं हम, वाई डू एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया वाइल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया और यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन यकीन नहीं करोगे 16, 18, 19, 20, 22 सभी सालों में पूछा गया और बच्चे को आता तक नहीं है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता है। ये क्वेश्चन CBSE देता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आधे से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा कि अमोनिया जो होता है उसको डिज़ोल्व होने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहते हैं इसलिए वो अमोनिया को सीक्रेट करते हैं, है ना, एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि उनके पास वाटर की अमाउंट कम नहीं है, वो तो पानी में ही रह रहे हैं, तो वो अच्छे से इसको एक्सक्रीट कर पाएंगे और इसको डिज़ोल्व कर पाएंगे।
बट हम जैसे जो ज़मीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फिर एनिमल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो यूरिया को बाहर निकालेंगे या फिर यूरिक एसिड को, क्योंकि इनको आप कम पानी में भी एक्सक्रीट कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। बस ये एक सिंपल सा इसमें रीज़न होता है। एक्वेटिक एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया बिकॉज इट डिजॉल्व ईजिली इन वाटर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया और यूरिक एसिड टू कंजर्व वाटर, वाटर को बचाने के लिए, वरना हमें भी बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम ऐसा खतरनाक अमोनिया नाम का वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट, वॉट इज़ इट्स मेन ट्रीट। ओजोन लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी तो बहुत ईजी है कि ओजोन लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सन से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये हमारे लिए स्किन से रिलेटेड, आई से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉज करती हैं। बट यही ओजोन लेयर है वो इनसे हमें प्रोटेक्ट करके रख रही है। बट हमारी कुछ गलतियों की वजह से, जैसे कि हम घर घर में फ्रिज यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, और हम एसी को यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से उनसे CFC नाम की एक गैस निकलती है जो कि इस ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है। तो इंश्योर करो कि आप इनका कम यूज़ करें और इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें। अब आप इसका आंसर देख सकते हैं, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज, इट मेन ट्रीट इज CFC। CFC नाम की जो गैस होती है वो इसको क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच डिप्लेट द ओजोन लेयर। ये क्या कर रही है, ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी विलाई प्रेजेंट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए भी प्रेजेंट होती हैं। विलाई का काम क्या होता है आपका, पहला तो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ा देना, और दूसरा होता है आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करती है, वो ब्लड में पहुंचा लेती है, उनका एब्जॉर्प्शन करवा लेती है, क्योंकि इनका क्या होता है, जो विलाइज होती हैं वो ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, तो इनके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगी, सारा का सारा ब्लड इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, तो ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स ब्लड में पहुंचा देंगी और ब्लड से फिर ये बॉडी सेल्स तक आराम से चला जाएगा। तो विलाइज का यही काम होता है। विलाइज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्ट जो फूड हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें से वो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो विलाइज होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ग्रेटर वेरिएशन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैंने बताया ही था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों पेरेंट का जो DNA है वो जाइगोट के अंदर आता है, उनके बेबी के अंदर आता है, इस वजह से इनके अंदर ग्रेटर वेरिएशन देखने को मिलता है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट का जो DNA है वो होता है, इस वजह से इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंबाइन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ 2 पेरेंट्स। वाई डू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड अ सर्कुलेटरी सिस्टम वाइल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट। यानी कि सब पूछा गया है कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का ज़रूरत क्यों पड़ती है और यूनिसेलुलर के अंदर ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल, और एक सेल क्या करता है, डिफ्यूजन की हेल्प से अपने सारे प्रोसेस कर सकता है। बट जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो हर सेल तक आपको ब्लड को पहुंचाना है, हर सेल तक आपको न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको एक वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप इस तरीके से लिख के आ सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस डायरेक्टली विद देयर सराउंडिंग थ्रू डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का प्रोसेस करके एक ही सेल से आपका काम कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। बट आपका जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो आपका बड़े होते हैं साइज़ में, क्योंकि वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उनके पास टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं विद स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ रिक्वायरिंग अ सर्कुलेटरी सिस्टम टू एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर वो क्या कर सकें, ऑक्सीजन का सप्लाई कर सकें, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कर सकें और वेस्ट को वहाँ से कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स वाइल वेन्स हैव थिन वॉल्स विद वॉल्व्स। अब आपकी आर्टरीज के पास आपकी थिक वॉल क्यों होती हैं और आपकी वेन्स के पास थिन वॉल्स क्यों होती हैं। आर्टरीज के पास थिक वॉल इसलिए होती हैं क्योंकि जो हार्ट होता है उस तक
टू द हार्ट आपका ब्लड को ले जाने का काम वेन्स का होता है, और फ्रॉम द हार्ट मतलब हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम आर्टरीज का होता है। अब जब ब्लड हार्ट के अंदर आता है तो वो बड़े आराम से किसी भी स्पीड में आ सकता है, बट जब हार्ट पंप करके ब्लड को भेजता है तो वो बड़े ही प्रेशर के साथ, एक हाई प्रेशर के साथ वो ब्लड को पंप करता है और वो आर्टरीज के अंदर फिल होता है। तो कहीं आर्टरीज की वॉल फट ना जाए उस हाई प्रेशर से, इस वजह से उनकी जो वॉल है उनको थिक रखा गया है और वेन्स की को थिन रखा गया है। यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड under high pressure from the heart to the body. Their thick elastic wall help withstand and maintain its high pressure. वो उस हाई प्रेशर को झेल पाए और वो कहीं फट ना जाए। जहाँ की वेन की बात करें तो ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंडर लो प्रेशर। ये बड़े ही अपने आराम से जिस प्रेशर से चाहे उस प्रेशर से उसको लेके जा सकती है। बैक टू द हार्ट थिन वॉल्स आर सफिशिएंट एंड वॉल्स प्रेजेंट टू द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और वॉल्व्स इसके अंदर क्यों प्रेजेंट होती हैं? ताकि वो ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए। अब वॉल्व्स का काम ही यही होता है ताकि वो बैक फ्लो को रोक पाए किसी भी चीज़ का, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो कोई और चीज़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है वो वाटर के ऊपर मूवमेंट होने में, यानी कि जाइलम वेसल में जब आपका वाटर ऊपर लीव्स तक जाता है उसमें आपका वो कैसे हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। तो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लीव से वाटर बाहर जाता है स्टोमेटा की हेल्प से वाटर वेपर की फॉर्म में। तो उस टाइम पे क्या होता है, जाइलम वेसल पे जब वो वाटर बाहर जा रहा होता है तो जाइलम वेसल पे एक ट्रांसपिरेशन पुल लगता है, जिसे हम सक्शन फोर्स भी बोलते हैं, फोर्स भी बोलते हैं। तो वो फोर्स की वजह से क्या होता है, पानी रूट से ऊपर खींचने लगता है जाइलम वेसल की तरफ। ठीक है, तो यही आपका इसमें लिखा हुआ है। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन water evaporate from the surface of leaves creating a suction force, transpiration pull in the xylem vessels. This helps water to move upward from the roots to the leaves इवन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो जा रहा है वो रूट से जा रहा है आपका लीव्स तक, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ, तो आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे वर्क हो रहा है और यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, आपकी सक्शन फोर्स। वाई डू एक्वेटिक एनिमल हैव अ हाइयर ब्रीथिंग रेट देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब आपको एक चीज़ इसके लिए पता होनी चाहिए कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन का डिजॉल्व होता है, मतलब उसकी अमाउंट जो होती है वो कम होती है, क्योंकि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व हो पाती है वो कम हो पाती है एज़ कम्पेयर टू द एयर। तो एयर के अंदर जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो बड़े अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है, तो वो ज़्यादा होती है। इस वजह से वाटर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपने शरीर में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं, तो भाई उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेकर अपने अंदर ऑक्सीजन को भरते हैं। और एयर में जो रहने वाले जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो बड़े आराम से सांस लेते हैं, क्योंकि उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, वो आराम से ऑक्सीजन को, कम एयर में भी वो ऑक्सीजन को भर पा रहे हैं। बट वाटर वाले जो होते हैं वो वाटर भर रहे हैं पर उनको कम ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं। Oxygen is less available in water as compared to the air. Aquatic animal need continuously pump water through their gills to excrete sufficient oxygen, resulting in the higher breathing rate. इस वजह से इनका जो breathing rate होता है वो high होता है। Why is the small intestine in herbivores longer than carnivores? सेम क्वेश्चन आपका फिर से आ चुका है जो कि 16, 17, 18, 20, 22 पूछा गया है और उसमें भी आपके काफ़ी ईयर्स एक्स्ट्रा थे, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क लगा सकते हो। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आप मैं बता चुकी हूँ हर्बीवोर्स में क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर सेलुलोज पचाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसका आंसर देखते हैं। हर्बीवोर्स कंज्यूम प्लांट बेस्ड फूड डेट कंटेन सेलुलोज। सेलुलोज की इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है, विच टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट। अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन अलाउ मोर टाइम एंड सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये रीज़न होता है इसका, पहले बता चुकी हूँ। वाई आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, हाउ डू देयर सिक्रेशन रीच टू टारगेट ऑर्गन्स। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो आपकी डक्टलेस होती हैं, तो आपको पता ही है। तो ये डक्टलेस होते हुए भी अपने टारगेट ऑर्गन्स तक कैसे आपके अपने सीक्रेशन को पहुंचा पाती हैं। तो ये तो बहुत ईजी है कि ये क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपने सीक्रेशन को रिलीज कर देंगी, और ब्लड तो सारे सेल्स तक जाता ही है तो वो वहाँ तक पहुँचा देंगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती, तो ये क्या करती हैं, अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ब्लड अपने टारगेट ऑर्गन्स तक उसको पहुँचा देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, गिव एन एग्जांपल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से होता है। नेचुरल में आपका किसी भी मैन यानी कि मतलब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये आपका रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू होता है। लीव्स में आपका जैसे ब्रायोफाइलम हो गया, उसमें आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम जो लीफ होती है उसके जो लीफ नोच होते हैं उनमें से आपका नया प्लांटलेट निकलना शुरू हो जाता है कुछ टाइम बाद। स्टेम और रूट में भी आप देख सकते हो, जैसे पटेटो देख सकते हो, पटेटो आपकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसमें आप देख पाओगे कि इसके में कुछ कुछ आपकी पोटैटो आई बोलते हैं ना, उसमें से आपकी छोटी छोटी बर्ड्स निकल आती हैं। फिर उसके बाद वो ग्रो करके अपना अलग प्लांट बना लेती हैं। आर्टिफिशियल में बात करें तो इसमें आपका कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग आता है। इसमें भी आपका प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं जिससे पूरा का पूरा प्लांट हम ग्रो करवाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट, स्टेम और लीव्स। एग्जाम्पल पोटैटो, ब्रायोफाइलम, ETC। और अगर आपका इसमें नेचुरल का दे रखा है बट आर्टिफिशियल में आपका कटिंग भी आता है, ग्राफ्टिंग भी आता है और लेयरिंग भी आता है। कटिंग में आप प्लांट का कोई एक पार्ट लेते हो, जैसे कि रोज़ में आप स्टेम ले लो तो वो पूरा रोज़ प्लांट आपको ग्रो करके दे देगी। ग्राफ्टिंग में आप क्या करते हो, आप एक प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा लेते हो, दूसरे का आप नीचे वाला लेते हो और उनको आप एक साथ कनेक्ट कर देते हो जिससे आपका दोनों प्लांट के कैरेक्टर उसमें देखने को मिलते हैं। लेयरिंग में आप क्या करते हो, एक प्लांट है उसकी आपने स्टेम दूसरी जगह गाड़ी और यहाँ पे जब वो ग्रो कर जाएगा प्लांट तो आप इसको बीच में से कट कर दोगे। इस तरीके से आपकी लेयरिंग की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पूरी बायोलॉजी के सभी पांचों चैप्टर के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड PYQs को कंप्लीट कर लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें से आपका काफ़ी क्वेश्चन CBSE के पेपर में यानी कि CBSE बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।